नमस्कार, स्वागत आप सभी का एनबीएससी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। हमारे देश की युवाओं की पहली पसंद है सरकारी नौकरी। उसमें भी अधिकतर का सपना होता है सरकारी उच्च पदों पर आसीन होने की, जैसे आईपीएस, आईएएस, आरपीएस या आरएएस। और यदि अगर उसकी रुचि न्याय व्यवस्था में है तो आरजेएस, क्योंकि ये ही सरकार के वो नुमाइंदे हैं जिनकी कार्यप्रणाली से ही प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। यही सरकारी व्यवस्था के वो प्रमुख स्तंभ है जिन पर पूरी कानून व्यवस्था का दारोमदार है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसी एक शख्सियत से जो कि पुलिस विभाग की एक ऐसी महिला अधिकारी है जिन्होंने महिला को निर्भया करने का जिम्मा उठा रखा है। महिलाओं के साथ अत्याचार की बात हो या हो इविक टच के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन चलाने की, या फिर कोई और आमजन से महत्वपूर्ण सोशल मुद्दों पर संदेश देने की बात हो, इनका कहना है कि महिलाएं तन की ताकत के साथ साथ बने मन से भी ताकतवर। आइए आज इनसे जानते हैं कि कैसे बने आरपीएस ऑफिसर, राजस्थान पुलिस की शान, निर्भया की जान, सुनीता मीना से। मेरा नाम सुनीता मीना है। मैं एडिशनल डीसीपी हूँ। अभी जयपुर में कमिश्नरेट में तैनात हूँ। अभी नोडल अधिकारी हूँ मैं निर्भया स्क्वाड की भी, और पूरे जयपुर शहर में महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा के लिए निर्भया स्क्वाड के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। मैं 1973 के अंदर पैदा हुई और चित्तौड़गढ़ में मेरी सारी शिक्षा दीक्षा हुई। चित्तौड़गढ़ काफ़ी छोटा सा कस्बा है और वहीं हम लोग पले बड़े। मेरे फादर मेडिकल में थे। वहाँ हमने स्टार्टिंग में जो गर्ल्स स्कूल के अंदर, जिसको बोलना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम पढ़े और उस समय काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में मैं भाग लेती थी। मतलब मेरा जो खुद का सोच था वो ये था कि मुझे कुछ अलग करना है लाइफ में। ये बचपन से ही ये तमन्ना थी और यही कारण था कि मैं अपने जब से मैंने होश संभाला तब से ही मैं काफ़ी जैसे कि स्टेज पर शो देना, कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिशन है उसके अंदर अव्वल लाने की कोशिश करना, ये सब काम करती थी। मुझे हमेशा कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने की आदत थी और सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करने का बड़ा शौक रहा है बचपन से ही। यही कारण रहा कि जब एमबीए के अंदर क्लास रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने बोला कि कौन बनना चाहता है सीआर। मैंने अपना हाथ खड़ा किया तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ एंड मैं इतना अच्छा टैकल नहीं कर पाऊँगी, और उनको लगा कि हमारे यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होगा और हम लोग एक सिंपल किसी भी व्यक्ति को निर्विरोध चुन देंगे। उन्होंने किसी व्यक्ति की लड़की को चुन लिया जो कि वास्तव में चाहती भी नहीं थी बनना, पर कोएड था हमारा और उसमें से उन्होंने बना दिया। मुझे बड़ा फील हुआ कि मैंने हाथ ऊंचा किया लेकिन मुझे उन्होंने इलेक्शन में खड़े होने का मौका नहीं दिया। और ये बात आके मैंने अपने घर में मदर को भी बताई तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम तो बेस्ट ही हो। मेरे फादर मुझे प्यार से दी ग्रेट सोनू बोलते थे। घर में मेरा नाम सोनू है तो दी ग्रेट सोनू, क्या पता वो ताना कसते थे, लेकिन आई जस्ट फील कि उनकी इस भाषा से मेरे पर काफ़ी पॉजिटिव असर होता है। तो नो डाउट कि आपके माँ बाप आपको क्या कहते हैं, आपसे क्या इच्छाएं रखते हैं, वो आपके ऊपर परिलक्षित होता है। तो आई जस्ट फील कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे को भी उनको एक देना चाहिए था। तो मदर ने बोला कि तुम तो बहुत बड़े कामों के लिए बने हुए, तो छोटी मोटी बातें हैं, तुम तो और बड़ा कर सकते हो, इससे भी बड़ा अचीवमेंट तुम कर सकते हो। और वही किया मैंने। दूसरे दिन जाके और राजस्थान यूनिवर्सिटी का अपेक्स का फॉर्म भर दिया जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के लिए। एंड लोगों ने बोला यार सुनीता तुमने क्या किया। 5-10 दिन में मुझे भी समझ में आ गया कि ये मैंने क्या किया। इट्स अ वेरी टफ थिंग, इट्स नॉट सो इजी थिंग। एंड लाइफ के अंदर जब बोलते हैं ना कि जब आदमी कुछ भी काम जब दिल से करता है तो पूरी कायनात भी उसका साथ देती है। तो मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी का मैं जितना भी सीखा था, साम दाम दंड भेद, सब कुछ लगा दिया और पूरे दिल और दिमाग से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं भारी मतों से निर्दलीय राजस्थान यूनिवर्सिटी की जनरल सेक्रेटरी चुनी गई। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ मेरी इन बातों से कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सको। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन डू एवरीथिंग। इस दुनिया में आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन करने के लिए एक कदम आपको आगे स्वयं को बढ़ाना पड़ेगा और हारने के डर से पीछे नहीं हटना है। मैं भी ये सोच के कि मैं हार जाऊंगी, अगर मैं पीछे वापस नाम ले लेती तो क्या होता। तो जो होगा वो देखा जाएगा। परेशानियां हर व्यक्ति के पास आती हैं, लेकिन आप उसको फेस कीजिए, परेशानियां निपट जाएंगी। समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाता है। अब इसके साथ ही जब मैंने इतना सब कुछ करने के साथ ही एमबीए करने के साथ ही मेरा प्लेसमेंट भी हो गया
और मैं यहाँ जो कैंसर हॉस्पिटल है कोठारी ग्रुप के अंदर, वहाँ मैनेजमेंट ऑफिसर के रूप में कार्य करने लगी। फिर मैंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन तो ये है, लेकिन आई जस्ट वांट सम, मैं चाहती थी कि मुझे नौकरी मिले, वो भी गवर्नमेंट का जॉब हो और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन हो, साथ ही कुछ ऐसा काम कर सकूं कि मैं सबकी, जो खासकर समाज की, मैं खुले दिल दिमाग से सेवा कर सकूं, ऐसा कोई काम मुझे मिले। और इसी के लिए फिर मैंने आरएस का फॉर्म भरा। मैं सारे फॉर्म भरती थी। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी से यही दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग सारे फॉर्म भरिए, चाहे से आप एक ड्रेस कम बनवा लीजिए, क्योंकि 200, 250, 300, 500, इससे ज़्यादा क्या किसी में भी एप्लीकेशन में आपका पैसा नहीं लगेगा। आप कम मतलब ड्रेसेस का शौक़ कर लीजिए, अपने शौक़ थोड़े से लिमिटेड कर दीजिए, लेकिन ये जो कैरियर का टाइम है, इस टाइम आप सारे फॉर्म भरिए। उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपका धड़ाधड़ सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें सिलेक्शन होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप होगा, साथ ही आपको ये भी रहेगा कि चलो मेरे पास अभी वास्तव में ये जॉब है और फिर मैं कुछ और आगे करने के लिए मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यही चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में की और मैंने सारे फॉर्म भरते ही, मैं 12th से एग्ज़ाम दे रही हूँ। 12th से ही मैंने जूनियर साइंटिस्ट का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो अल्टीमेटली मतलब जो भी एग्ज़ाम्स निकले, मैं 12th से ही एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया। तो उसका मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला कि मतलब मैं हैबिचुअल हो गई एग्ज़ाम्स के लिए। मेरे मन में वो डर नहीं होता था, जैसे आप लोगों की हार्ट बीट चलती है ना इतनी स्पीड से, वो नहीं होता था, क्योंकि मुझे काफ़ी एक तो आइडिया हो गया था कि पेपर किस तरीके के, पैटर्न क्या आता है, पेपर किस तरीके से बनते हैं। तो उन्हीं के आधार पर और लगातार वो जो प्रश्न रिपीट होते जाते हैं, तो उन्हीं को पढ़ते पढ़ते भी आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। और पेपर सेटर भी मैंने अभी भी यही देख रही हूँ कि हमेशा यही होता है कि पिछले पेपर्स को लेके ही कम से कम 60% पेपर तो वही लगभग आ जाता है। तो आपको सारे पेपर्स देने चाहिए, यानी कि सारे एग्ज़ाम्स देने चाहिए, चाहे वो एलडीसी है, चाहे आपका आरएस है, चाहे आईएएस है। और निश्चित रूप से डेस्टिनी ने जो लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका भाग्य आप खुद लिखेंगे। आप खुद फॉर्म भरते जाइए, आपका 100%, आप कहीं भी अगर रुकेंगे भी तो कुछ परसेंटेज से नीचे रुकेंगे, आपको आपकी कमियां पता लगेंगी, आप आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इस तरीके से ही मैंने तैयारी करी और तैयारी करने के बाद में मैंने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया। मैंने जब कोठारी ग्रुप के अंदर मैंने अच्छी जॉब में लग गई थी, मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद में मैंने वहाँ से भी, जब मेरा प्री में जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो फिर मैंने वहाँ से अपना इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अपना पूरा फोकस अब इस पे करना है। तो उन्होंने ये भी बोला कि देखो मैडम, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वापस आप आ नहीं पाओगे। तो मैंने कहा कि दुनिया के अंदर खूब है रास्ते, मैंने एमबीए किया हुआ है, यहाँ नहीं तो फिर और कहीं मिल जाएगा। मेरा नेट स्लेट सब कुछ क्लियर था, तो यानी कि और नहीं तो मैं प्रोफेसर वाली लाइन में चली जाऊँगी। तो मतलब लाइनें तो मेरे लिए काफ़ी खुली हैं। तो यही सोच के वहाँ से देखे और मैंने लगातार 4-5 महीने पूरा जो मेंस के लिए टाइम मिला उसके अंदर अपनी जान डाल दी और फुल मेहनत करी। जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको पढ़ी, बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी मैंने, बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर नहीं करके एक ही चीज़ का रिवीजन बार बार किया ताकि मैं उस चीज़ को समझ सकूं। समझने के साथ ही मैंने अपना जो तरीका अडॉप्ट किया वो खुद का बनाया हुआ ये था कि मैंने कहा मैंने इतने सालों तक जो पढ़ा है तो कोई भार नहीं झोंकी है ज़िंदगी में, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास ही रही हूँ, तो आता है मुझे सब कुछ, बस मैं उसको लिखना कैसे ही ये इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए मैं हर जो अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करती थी उसमें पहले आंसर को नहीं देख के पहले उसको क्वेश्चन को अपने आंसर अपने आप ही बोलती थी कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एंड देन उसके बाद मैं इसके आंसर्स पढ़ती थी तो उसके अंदर 75% आता था। देन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल फिर अप होता था कि इतना तो मैं लिख ही आऊँगी। तो सच्चाई भी ये है कि वहाँ पर आपको एक लिमिटेड ही वर्ड्स लिमिट दी जाती है, आपको उतना ही लिखना है। और हम लोग जो आरपीएससी है, यूपीएससी है, हम लोगों से ये नहीं कह रही है कि आपको रटंत विद्या करके सब कुछ रट डालना है। आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये मामला ये किस चीज़ से संबंधित है, क्या चीज़ है इसके अंदर और क्या लिखना चाहिए। इतना ही चीज़ होनी चाहिए। वो हर व्यक्ति को आती है, लेकिन जहाँ कॉन्फिडेंस लूज जाता है वहाँ आदमी सब कुछ लूज कर जाता है। तो जो नहीं आता उसको आप और अच्छा लिखने का प्रयास करो, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि चीज़ें सिलेबस से तो कुछ आएंगी, कुछ एक नई चीज़ें आएंगी, तो आप अखबार पढ़ते रहिए। साथ ही आपके जो आपने चूज़ किए हैं सब्जेक्ट उन पे आपकी मास्टरी कर लीजिए। मेरे दोनों सब्जेक्ट नए थे। हिस्ट्री मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा 10th के बाद,
फिलॉसफी तो मैंने 10th में भी नहीं पढ़ा, तो मैंने तो पढ़ाई केवल इसके लिए। तो अल्टीमेटली जब एक बार सोच लिया कि ये पढ़ना है, तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिस पर आप मास्टरी नहीं कर सको। तो हमने किया और पढ़ा, और पढ़ने के बाद में हम बने। और बनने के बाद में मेरी तीनों बहनों ने, हमने एक साथ एग्ज़ाम दिया था, हमारा घर में ही कंपटीशन था। तो सबने जब एग्ज़ाम दिया तो मैंने कहा मेरा सिलेक्शन होगा, हर सूरत में होगा। तो मेरी सिस्टर भी ये बोलती थी कि ऊपर मुँह करके थूकना नहीं चाहिए, खुद पे ही गिरता है। मैंने कहा नहीं, मेरा 100% यकीन है मुझे, क्योंकि मैं जो पेपर करके आई हूँ उसके अनुरूप मेरा सिलेक्शन होगा और ऊपर ही ऊपर के स्तर पे होगा। और इसके बाद में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर भी मेरा इंटरव्यू बहुत बेहतरीन रहा, और उसमें भी मेरी सिस्टर्स के साथ ही मेरा कंपटीशन था, उनका भी उसी बोर्ड में इंटरव्यू था। और हम लोग जब एग्ज़ाम जब सामने आए तो काफ़ी सिस्टर की शक्ल भी एक साथ मिलती है, तो उन्होंने ये बोला था कि अभी जो पहले लड़की आई थी उसकी शक्ल भी आपकी जैसी थी। मैंने कहा हाँ, मेरी रियल सिस्टर है। तो बोला आप दोनों में से अगर किसी को जॉब देना पड़े तो किसको दें? मैंने कहा कि जो डिज़र्व करता है बेल उसको दीजिए, अगर वो करती है डिज़र्व तो उसको दीजिए, और मैं डिज़र्व करती हूँ तो मुझे दीजिए, और बाकी जॉब की कमी नहीं है, अगर दोनों डिज़र्व करते हैं तो दोनों को दीजिए। तो अल्टीमेटली जो कहानी है वो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हौसला, आपका आत्मविश्वास। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आधी जंग आपने वहीं जीत ली। ये इतिहास गवाह है इस चीज़ के लिए कि हमारे पास चाहे साधन रहे हो ना रहे हो, हमारे पास कोई सामान हो या ना हो, व्यवस्था रही हो या नहीं रही हो, हमने हर जंग हौसलों के दम पे जीती है। तो इसी प्रकार से आप अपना हौसला मजबूत रखेंगे, आपका आत्मविश्वास यानी खुद पर विश्वास मजबूत रखेंगे, तो आपको आधी सफलता वहीं मिल जाएगी। और बाकी की सफलता के लिए तो आपने, मैं फिर बोल रही हूँ, पूरी ज़िंदगी आपने कुछ न कुछ तो अनुभव किया ही है, कुछ न कुछ तो आपके अनुभव से सीखा ही है, उसका फ़ायदा आपको 100% मिलेगा। और बाकी तैयारी पूरा कीजिए, आपका हर काम में 100% दीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये हमने अनुभव में, जो अपना अनुभव है वो जो व्यक्तिगत अनुभव है वो शेयर कर रही हूँ कि वास्तव में मैंने जिस चीज़ में हाथ डाला उसमें मैंने सफलता प्राप्त की। वो इसीलिए क्योंकि मैंने उसमें 100% दिया। मैं नौकरी में भी जिस काम को करती हूँ उसमें अपना पूरा लगा देती हूँ, और उससे ये रहता है कि उसमें भी मुझे खुद का जॉब सेटिस्फेक्शन है, मैं संतुष्ट हूँ। मैं आज पुलिस ऑफिसर हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगले 7 जन्म में भी अगर कोई मुझे पूछे कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो मैं पुलिस वाली ही बनना चाहती हूँ। मैं इतनी संतुष्ट हूँ इस जॉब से, क्योंकि मैं इसमें रहकर इस वर्दी के जरिए समाज की सेवा कर सकती हूँ, और हर व्यक्ति के चेहरे पे एक मुस्कान ला सकती हूँ, उसको न्याय दिला सकती हूँ। सबसे बड़ी चीज़, इस समाज सेवा के मुझे पैसा भी मिल रहा है, तो इससे बेहतरीन काम और क्या हो सकता है कि मैं अपने लिए बेहतर करूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर मैं किसी और का बेहतर करूं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो किसी और का बेहतर करने के लिए हमें ये जॉब मिली है, और ये जॉब नहीं है, ये मेरी नौकरी नहीं है, ये मेरी सेवा है। राजस्थान पुलिस सर्विस यानी कि पुलिस हमारी सेवा है, हम सेवा कर रहे हैं। और ये इसलिए नौकरी हमारे माइंड में आता ही नहीं है। अभी कोई मुझे बोले कि आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, नहीं, तो ये सब चीज़ें माइंड में आएगी ही नहीं, क्योंकि ये मेरी सर्विस है और मैं सेवा दिल से करना चाहती हूँ। रात दिन आप 24 घंटे भी हमें काम में लेंगे तो हम खुशी से आपके लिए तत्पर रहेंगे। और मैं नॉट ओनली मी, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ का हर जवान इसी उससे जुनून से काम करता है, और जिसके पास जुनून है उसके पास सब कुछ है। अपने माँ बाप का बच्चों ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद में वो जादू है जो इस दुनिया की, जो ईश्वर के बाद अगर कोई है तो माँ बाप है। इन पर आप विश्वास रखिए, आपका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। ये सच्चाई है कि अगर कभी आपके ऊपर शनि भी अगर मंडरा रहा है ना, उस समय आप अपने माँ बाप को याद कर लीजिए, वो भी वहाँ ख़त्म हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, उनका दिल मत दुखाइए, वो जो कहते हैं वो सही कहते हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहता। सही रास्ते पे चलिए, अच्छा काम कीजिए, 100% दीजिए, जीत आपकी ही होगी। जिस भी नौकरी में चाहिए वो नौकरी आपको मिलेगी। मैं आपको ये 100% यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आपने 100% दिया तो 100% मिलेगा। जितना आप दोगे उतना मिलेगा। परंतु इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हौसला, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है।
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपका हौसला मजबूत रखिए और साथ ही एक इतिहास बनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा।